इसमें सियासी बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संविधान गौरव अभियान को लेकर दौसा पहुंचे। राठौड़ ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की खूबियों को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने यह अभियान शुरू किया। वहीं कांग्रेस ने 75 साल के कार्यकाल में काफी बार संशोधन किए हैं संविधान में, जबकि बीजेपी ने जरूरी मुद्दों पर ही संविधान में संशोधन किए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की। कांग्रेसी नेता संविधान की कॉपी को हाथ में लेकर संविधान के अपमान की बात कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर सबसे बड़ा संविधान का अपमान किया था। कांग्रेस ने इसी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो 2 महीने से संविधान रक्षक अभियान चला रही है, इसी से डरकर बीजेपी ने अब ये नया अभियान शुरू किया है। बीजेपी ने नया अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। पहले एक आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। संविधान को लेकर सियासी बयानबाजी, वहां से संविधान रक्षक अभियान चला रही है, उसी से डर करके सिर्फ दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान का किया अपमान। जबकि आपातकाल लगाकर संविधान का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस संविधान की पुस्तक को हवा में लहराकर संविधान के अपमान की बात कर रही है। बीजेपी बोली, जरूरी मुद्दों पर ही किए संविधान में संशोधन। अलग अलग टुकड़ों में करने का काम जम्मू कश्मीर को स्टेटस स्पेशल दर्जा देने के लेकर किया उन्होंने, जिसको मोदी जी ठीक कर रहे हैं और इसी नाते लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। कांग्रेस का जवाब, दिखावे के लिए बीजेपी कर रही है संविधान की रक्षा की बात। दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं और संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान में संशोधन, सियासी टेंशन। 4 मेहमान जुड़े हैं, चारों मेहमानों का एक एक करके स्वागत करते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र जी आपका। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं, आपका प्रतीक जी बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी आपका भी स्वागत। हमारे साथ मितुल जैन जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट जयपुर, बहुत बहुत स्वागत मितुल जैन जी आपका भी। मैं सीधा पहले शैलेंद्र धाबाई जी का रुख करता हूं, क्योंकि प्रतीक सिंह जी से भी सवाल करूंगा। कांग्रेस का यह आरोप कि कांग्रेस लगातार संविधान बदलने का, संविधान खत्म करने का बीजेपी पर लोकसभा चुनाव से पहले से ही आरोप लगाती आ रही है, और ये लगातार अभियान नतीजे आने के बाद भी कांग्रेस चला रही है। इसीलिए दिखावे के लिए बीजेपी इस तरह का यह अभियान चला रही है, गौरव संविधान। सवाल शैलेंद्र जी आपसे अजीब। भारतीय जनता पार्टी संविधान की भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को बहुत आत्मसात कर चुकी है। जो उसकी प्रस्तावना है भारत के संविधान की, वो जो उसको आत्मा कही जाती है, उसको आत्मसात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके अनुसार शासन कर रहे हैं। चाहे आप देखिए एकता और अखंडता की बात हो, तो अनुच्छेद 370 को खत्म करके जो हमारे परम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इच्छा थी कि भारत एक होना चाहिए, उसको हमने समाप्त करके भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम किया। आप देखिए, अगर सामाजिक न्याय देने की बात कही, चाहे पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किया, या आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया, तो सामाजिक न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री इतना सब कुछ करने के बाद भी कांग्रेस ने ये आरोप क्यों लगा रही है कि आप संविधान खत्म कर दोगे, आप संविधान बदल दोगे? रविंद्र जी, बड़े हास्यास्पद बात है। 6 महीने पहले से, लोकसभा चुनाव के पहले से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के युवराज ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, झूठ बोला भारत की जनता को कि जैसे ही शासन आएगा भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, तो संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। लेकिन वास्तविक तौर से अगर आप देखा जाए
तो वास्तविक संविधान की आत्मा को अगर छलनी करने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, जो बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान का दुरुपयोग किया सिर्फ अपनी सत्ता के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, बंधुत्व के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और राष्ट्र सर्वोपरि सर्वप्रथम राष्ट्र को रखते हुए, इसीलिए हम प्रतीक सिंह जी बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान गौरव अभियान इसी की कड़ी में वो चला रहे हैं, देश की एकता अखंडता को बनाए रख रहे हैं वो। और कांग्रेस ने तो इमरजेंसी लगा दी, देश को एक तरह से कहें कि बुरी मुसीबत में डाल दिया था और कई संशोधन कांग्रेस के सरकारों के टाइम में हुए। रविंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब 400 पार का नारा लगा तो अयोध्या से एक इनके सांसद थे लल्लू सिंह, उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि आप हमें 400 सीट दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। उसके बाद में नागौर से इनकी एक प्रत्याशी थी ज्योति मिर्धा जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम संविधान बदल देंगे। इनको संविधान से प्यार नहीं है। मैं थोड़ा पीछे जाऊं क्योंकि इन्होंने बोला कि इमरजेंसी का जिक्र अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, 26 नवंबर 1919 मैं चाह रहा हूं लाइएगा जरा शैलेंद्र जी को भी। शैलेंद्र जी, ये आपके पार्टी के दो कैंडिडेट जो कि लोकसभा चुनाव में थे, जिन्होंने संविधान खत्म करने की बात कही थी, संशोधन की बात कही थी, और ये वो दोनों वही जो चुनाव नहीं जीत पाए, ना नागौर से ज्योति मिर्धा चुनाव जीती, ना अयोध्या से लल्लू राम जी चुनाव जीते। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था ये, अगर व्यक्ति का बयान था। आप समझिए, उन्होंने कहा था संविधान में आवश्यकता पड़ी तो संशोधन करेंगे, तो हमने बताया ना। अच्छा, संशोधन अच्छा चलिए, ये तो मान लीजिए, एक मिनट, अरे एक मिनट, कल को तो आप सुनिए ना शरण जी, कल आज आप कुछ यहां पर बात बोल देंगे, उसके बाद कल को पता चले कि किसी दूसरे प्रवक्ता या कोई और नेता से हम पूछे, वो कहेंगे ये तो शैलेंद्र हवाई जी का व्यक्तिगत बयान था। अरे भाई, व्यक्तिगत बयान कैसे था? अरे आपकी पार्टी के उम्मीदवार अरे चुनाव में लड़ रहे थे, उनका व्यक्तिगत बयान था, और फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस ही जिम्मेदार है कि हमें जनता को संविधान के नाम पर धोखे में रखकर कांग्रेस ने हमें नुकसान पहुंचाया। रविंद्र भाई, मेरी बात रविंद्र भाई, हत्या किसने की? रविंद्र भाई, इतिहास जानते हैं। अगर सेकुलर शब्द जोड़ने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की रविंद्र भाई, मेरी बात बिल्कुल। चलिए, अब एक मिनट आपके पहले सवालों का और इन सवालों का भी जवाब मैं प्रतीक जी से ले लेता हूं। प्रतीक जी, थोड़ा पीछे जाने की आप बात कर रहे थे, और व्यक्तिगत बयान था वो, देखिए मैं इसलिए स्पष्टीकरण चाह रहा था कि जरा बीजेपी को आप चुप कराइए, मैं थोड़ा देखिए, संविधान का अपमान किया है ना। प्लीज, थैंक यू। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान का उसको अंगीकार किया गया था, और इनके आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजर जो मुख्य पत्र चलता था, उसमें 30 नवंबर 1949 में संपादकीय में पता है कि आपको क्या लिखा है? उसमें लिखा है, हमारे संविधान में प्राचीन भारत के विशिष्ट संविधान विकास का कोई उल्लेख नहीं है और संविधान को मनुवादी होना चाहिए था। और इनके गोवलकर ये कहते हैं कि हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों से ली गई अलग अलग धारों का पुलिंदा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम अरे भाई साहब, थोड़ा आगे बढ़ के 75 पर भी विचारधारा संविधान बढ़ रहा था। अरे मैं बढ़ूंगा ना आगे, मैं बढ़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे एक बात बताइए, जब इनकी विचारधारा 1949 से लेकर के और जब मान ही नहीं रही, बताइए बोल आपके गोवलकर, अच्छा आपके गोवलकर गलत कह रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ प्रतिष्ठित चैनल रविंद्र भाई, देखिए पीछे बोलने लग गए, ये बताइए बोलने लग गए, ऐसा एक भी संविधान पीछे बोलने लग गए। मैं ये रेफरेंस दीजिए, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना, मैंने ये बोला, मैं ये कहता हूँ, जरा प्रतीक जी के जो सवाल है पहले उसको सुन लीजिए, फिर आपके दूसरे सवाल के पर भी वो मुझे लगता है जरूर देंगे उत्तर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो इमरजेंसी लगी थी उस पे कांग्रेस पार्टी पहले भी खेद जता चुकी है, इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी, ये मैं कह रहा हूं। क्या ये गोवल करके इस विचार को ये खंडन करके जाएंगे यहां पे? क्या ये ऑर्गेनाइजर के अंदर जो छपा था उसको बोलिए? इन्होंने माफी मांग ली, कहा कि पहले हमने पहले ही माफी मांग ली थी और अब भी खेद व्यक्त कर रहे हैं, अब आप बताइए। हाँ, आप खेद व्यक्त कर दीजिए कि ये गलत लिखा था, गोवलकर ने गलत लिखा था, ऑर्गेनाइजर के अंदर गलत लिखा था। उसके अलावा आपको एक और बड़ी अच्छी बात बताता हूं, 14 अगस्त 1947 के अंदर ये मुखपत्र के अंदर लिखते हैं, नेशनल फ्लैग के नाम से एक आर्टिकल, उसके अंदर लिखते हैं कि वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और ना ही अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो वह बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेंगे और देश के लिए नुकसानदायक होंगे। तो ना ये देश के झंडे को अपना मान रहे थे, ना ये संविधान को।
ये आरएसएस के ऑर्गेनाइजर के मुखपत्र के अंदर 14 अगस्त 1947 के अंदर लिखा गया था। तो बताइए, इस पे खेद व्यक्त कर दीजिए, बोल दीजिए गलत लिखा था, हम मान लेंगे आपको। आज अच्छा, बता दिया एक जाएगा। सेकंड, ये मैं आपसे आज पूछता हूं। नहीं, मैं बाकी शैलेंद्र जी से जवाब तो लेता ही हूं, लेकिन ये जब आप 1947 की बात कर रहे हैं, तब तो संविधान आया ही नहीं था देश का। तो संविधान तो जब 1950 के बाद लागू मैं हुआ। तो 1947 में मैंने ये तिरंगे झंडे की बात करी। नहीं, आपने वो गोलवलकर, नहीं, आपने गोलवलकर की बात का भी जो जिक्र, अब और आगे चलता हूं। हाँ, की बात का जिक्र किया जी, ठीक है। आइए शैलेंद्र गुर्जर की बात। हाँ, वो बता रहा हूं मैं। अरे मैं बता रहा हूं, 29 नवंबर 1949 को ठीक है, ये अंगीकार किया गया था संविधान, और 30 नवंबर एक दिन बाद इन्होंने कहा था। अब 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड। उसके बाद में आप 90 के दशक में आप चले जाइए। इनके एक जो मंत्री बाद में रहे हैं, वो अपनी किताब लिखते हैं वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड, और उसके अंदर आप देखिए संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब के लिए क्या क्या बातें कहते हैं, आप बता दीजिए। उसके बाद में वो दो बार राज्यसभा के, अरे वो व्यक्तिगत बयान होगा ना उनका। बाद में वो अटल बिहारी सरकार, नहीं, वो तो जैसे आपकी सरकार के मंत्री पाकिस्तान जाकर क्या क्या कह आते थे। अरे वो भी तो आप कहते थे व्यक्तिगत बयान था। सैम पित्रोदा जो अमेरिका में बैठे बैठे क्या क्या कहते थे, उनको हटा दिया था, वो भी तो व्यक्तिगत बयान था। पाकिस्तान तो आडवाणी जी गए थे जिन्ना जी की बाजार पे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शैलेंद्र गुर्जर जी गए थे जिन्ना जी की बाजार पे फूल चढ़ाने। बोलिए शैलेंद्र गुर्जर जी। रविंदर जी, ये एक भी इंस्टांस बता दे कि भारतीय जनता, मैं बोल रहा हूं खंडन कर दीजिए। देखिए रविंदर भाई नहीं किया ना खंडन, सिर्फ झूठ नहीं किया ना खंडन, खंडन नहीं किया ना रविंद्र भाई कि भारत के संविधान में रविंद्र भाई खंडन, वो सवाल नहीं समझ पाए। एक बार फिर से 5 सेकंड में समझा दीजिए। मानसिकता यही है। हाँ, मैं चैलेंज, वो आपके सवाल नहीं समझ पाए, आपके बराबर ही बैठे हैं। 5 सेकंड में मानसिकता यही है। जो गोवलकर लिख रहे थे वो ही मानसिकता ही। लेकिन भाई प्रतीक जी, अरे प्रतीक जी, एक चीज बताइए, सुनिए संविधान में, अरे आप दोनों सुनिए एक बार दोनों सुनिए। 128 संशोधन हो चुके हैं। अरे साहब सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए भाई साहब। अगर अरे शैलेंद्र जी सुन लीजिए, कानून बनाकर आरक्षण देने का, अरे शैलेंद्र जी सुन लीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं आप खंडन कर दीजिए गोवलकर जी का। गोवलकर जो कह रहे थे उसका खंडन कीजिए। ऑर्गेनाइजर में जो छपरा था उसका खंडन कीजिए। जो संविधान का विरोध कर रहे थे 1949-50 उसका खंडन कीजिए। जो तिरंगे का अपमान कर रहे थे उसका खंडन कीजिए। लेकिन इनकी विचारधारा देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के समय और देश की आजादी के बाद यही रही है। अरुण शौरी अपनी किताबें बस ठीक है, चलिए मुझे थोड़ा आप दोनों से ब्रेक लेना होगा। मैं चलता हूँ अब सीधा आशुतोष जी के पास। आशुतोष जी, ये बीजेपी का संविधान गौरव अभियान, क्या इसका मकसद एक नया नैरेटिव बीजेपी के प्रति संविधान को लेकर बनाना है, या जो कांग्रेस की तरफ से नेगेटिव क्रिएट किया गया था, जिसका नुकसान कहते हैं जानकार भी कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नतीजों के तौर पर उठाना पड़ेगा, उस नए नैरेटिव को ध्वस्त करने की यह कोशिश है, या एक नया नैरेटिव गढ़ने की? देखिए रविंद्र जी, मैं निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक नैरेटिव गढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि उसको संविधान बदलना है, और उसका एक बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को SC ST वोटर्स के रूप में संविधान बदलने के साथ में कांग्रेस के जो भ्रम था वो ये भी था कि संविधान बदलने के साथ में ये आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हैं। तो उसका एक फायदा कांग्रेस को मिला या नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट पहुंचा। लेकिन एक बार फिर से 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहस के दौरान जो अमित शाह जी ने एक बयान दिया, उस बयान को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने एक ऐसे हथियार के तौर पर अपनाया जिसमें समूचा विपक्ष एक बार फिर से उनके साथ खड़ा हुआ। और अंबेडकर एक फैशन है कि मुहिम के साथ में कांग्रेस ने पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े जी को का एक सुझाव था कि हमको SC ST जो बाहुल्य जिले हैं पूरे देश भर के अंदर और जो तमाम स्टेट कैपिटल हैं उसमें 11 से 25 जनवरी तक इस SC ST मोर्चा के द्वारा एक अभियान चला करके लोगों को भारतीय संविधान के साथ में भाजपा की सोच क्या है उसको नजदीक लाने के लिए यह अभियान चलाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो नैरेटिव सेट कर रही थी उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के साथ में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को और SC ST वर्ग का जो युवा है जो उसके लोकसभा चुनाव में उसके से अलग हुआ उसको अपने साथ जोड़ना चाहती है। हालांकि
कांग्रेस की से इस मामले में मुझे एक जो सबसे बड़ी दिक्कत नजर आती है कि आपातकाल, जिसके लिए वो हालांकि वो कई बार माफी मांग भी चुके हैं, लेकिन वो एक ऐसा काला अध्याय है जो कांग्रेस को बार बार बैक स्टेप पर लेकर के जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक अंबेडकर के मुद्दे पर किस तरह से आगे बढ़े, शायद उसका ढंग से अभी रणनीति नहीं बना पाई है। संविधान गौरव अभियान को भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इसका व्यापक प्रभाव जी मितुल जी, आ रहा हूं आपके पास। प्रदेश में नहीं पड़ा है। मितुल जैन जी, राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यह होता है कि आप संविधान को खत्म कर देंगे, दूसरा पक्ष यह कहता है कि आपने संविधान के साथ अपने वक्त की सरकारों में खिलवाड़ किया। कुछ राजनेता अपने तरीके से जिक्र इस बात का करते हैं कि संविधान को लेकर आपके नेताओं की तरफ से क्या कुछ उल्लेख किया। हमारे देश का संविधान आज की तारीख में कितना सुरक्षित है? कोई क्या आसानी से मजबूत सरकार भले ही हो, एक बहुमत वाली सरकार भले ही हो, उस संविधान की अस्मिता के साथ, उस संविधान की मूल भावना के साथ क्या खिलवाड़ कर सकता है? जी रविंद्र जी, देखिए संविधान बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि संविधान को जिस तरीके से बनाया गया है और जिस तरीके से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग नजीरों के द्वारा इसको इंटरप्रेट किया है, उससे एक चीज तो तय है कि संविधान जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। और संविधान जो है, अगर उसकी जो मूल भावना है, उसकी जो मूल भावना में जो है वो ये है कि जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, उसके हितों का कैसे सुरक्षित किया जाए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ये सोचती हैं कि संविधान की रक्षा या संविधान का गौरव उनके हाथ में, वो एक्चुअल में गलत है, क्योंकि संविधान की रक्षा और गौरव दोनों ही आम इंसान के हाथ में है, और जिसका गार्जियन जो है जुडिशरी है। दूसरी जो बात है कि मैं यहां पर बताना चाहूंगा केशवनंदा भारती केस के बारे में, तो उसमें जो मुख्य मुद्दा था वो यही था कि जो 24वां संशोधन था एवं जो 25वां संशोधन था, उसमें जो पावर ले ली गई थी कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकती है। मतलब जो संविधान को संशोधन करने की जो पावर थी आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट की, उसको अनलिमिटेड कर दिया गया। तो इसी चीज को चैलेंज किया गया केशवनंदा भारती केस में। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 7-6 के मेजॉरिटी से ये डिसाइड किया कि जो संविधान की मूल भावना आप उसको बदल नहीं, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे कि फेडरल फीचर, ये कुछ भी चीजें चेंज नहीं की जा सकती। जैसे कई बार सोशल मीडिया पर भी चलता है कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ जाए हिंदुस्तान में अमेरिका की तर्ज पर, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली सेकुलरिज्म जो है वो भी एक बेसिक फीचर है। तो ये सारी चीजें सुरक्षित हैं, और जब तक इस देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तब तक संविधान भी उतना ही इंडिपेंडेंट और सुरक्षित है। और इसका मैं अगर एक रीसेंट एग्जांपल दूं तो 2014 की सरकार आने के बाद सरकार ने एक संविधान में संशोधन किया जिसको 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसमें कि हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की सिफारिश की गई। वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट से पास हो गया, लेकिन ठीक है, मैं अब जरा एक बार प्रतीक जी आपसे सवाल करूंगा। जो सवाल मूल रूप से पूछा गया था शैलेंद्र हवाई जी की तरफ से, सवाल यह था कि जरा आप बता दीजिए कि जब जितने बीजेपी की सरकारों ने, एनडीए की सरकारों ने संविधान में संशोधन किए, उसमें से एक भी ऐसा संशोधन जो इस देश के हित के खिलाफ था? मैं दर्शकों की जानकारी के लिए, वैसे तो बहुत सुधी हमारे दर्शक हैं, 128 संविधान में संशोधन हो चुके हैं और कांग्रेस ने जितना भी शासन किया, जितने भी वक्त में उनकी सरकार केंद्र में थी, 77 संशोधन हुए और 22 संशोधन बीजेपी की सरकार के दौरान हुए, इन कुल 128 में से। तो 22 संशोधन जो बीजेपी की सरकार में हुए, प्रतीक जी ऐसा कौन सा संशोधन आपको नजर आया जिसमें ऐसा लगा कि बीजेपी मूल भावना जो संविधान की है उसको पीछे छोड़ रही है, उसको हटा रही है? देखिए रविंद्र भाई, आप इनके संविधान संशोधन है उस पर भी मैं बात आऊंगा, लेकिन अगर आप इनके नेताओं की अगर भाषणों की बात करेंगे तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 में बिहार में क्या बोला था आपको याद होगा कि आरक्षण को रिव्यू करने की जरूरत है, याद है आपको? और उसके बाद में बिहार का चुनाव हारना पड़ गया था। इनके जो अलग अलग, अभी मैंने 2 नेताओं के नाम बताए, ऐसे अनेक नेता हैं जो जब 400 पार का नारा लगा रहे थे तो उन्होंने, लल्लू सिंह जी ने संशोधन की बात नहीं की थी। आप उनकी पूरी बाइट सुन लीजिएगा। लल्लू सिंह ने बोला था कि संविधान को बदल देंगे, ये नहीं बोला था संशोधन होगा।
आप ये ज्योति मिर्धा जी के अगर आप भाषण सुनेंगे, बाइट सुनेंगे, तो आपको समझ में आपको पूरा पता लग जाएगा कि इन्होंने बोला था संविधान बदल देंगे, संशोधन की बात नहीं करी थी। और इसीलिए अब मैंने ये पूछा कि आप संविधान के लिए बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मैंने इमरजेंसी का अगर खंडन किया तो ये क्या गुरु गोवलकर की बातों का खंडन कर सकते हैं? क्या ऑर्गेनाइजर के अंदर जो छपा था 30 नवंबर 1949 को, क्या उसकी बातों का खंडन कर सकते हैं? करना चाहिए। अगर आप संविधान को मानते हैं, मैं तो मानता हूं कि शैलेंद्र जी बड़े अच्छे आदमी हैं, संविधान मानते हैं मेरे हिसाब से, तो इनको उसका खंडन करना चाहिए। जो कह रहे थे आप, जो देश के झंडे को अशुभ बता रहे थे, उस बात का खंडन करना चाहिए। उसके अंदर क्या चीज रोक रही है आपको उसका खंडन करने से? क्योंकि आपकी विचारधारा देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के समय और देश की आजादी के बाद संविधान विरोधी रही है। प्रतीक जी भाई, क्योंकि आपने पहले कहा था जो मेरा मूल सवाल था उस पर भी मैं आऊंगा, अब उस पर आएंगे तो डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। अब आपका सवाल मैं फिर से तीसरी बार पूछ लेता हूं, खंडन करेंगे या नहीं करेंगे था भाई जी? रविंदर जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर एक भी संविधान संशोधन देखिए नहीं करा ना खंडन, आप बताइए ना, आप अपनी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो क्या सवाल का जवाब देंगे? खंडन करेंगे? चलेंगे आपके काम का सवाल, क्या बात करेंगे? मैंने अरे साहब, मैंने इमरजेंसी की बात नहीं, चैलेंज संशोधन कांग्रेस के शासनकाल में सरकार में हुए, आप ये बताइए। उन्होंने तो बताया नहीं कि 22 संशोधनों में से कौन सा ऐसा गैर वाजिब लगा। आप बता दीजिए कि 77 संशोधन जो कांग्रेस ने किया उसमें कौन सा सही नहीं लगा? आप बता दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ, देखिए आप चुप रहिएगा, आप शांत रहिएगा प्रतीक जी, प्लीज अब उनको सुन लीजिए। जिस तरह से संविधान के ऊपर इन्होंने शरीयत को रखा, जो पूरा देश जानता है, शाबानो वाला केस, वो किसने संविधान संशोधन नहीं था? फिर 19 गलत बात, अरे सुन लो, नहीं था वो संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी जी संविधान संशोधन नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्सी बताने के लिए भारत पर इमरजेंसी थोप दी। वो भी संविधान का इस्तेमाल किया था, संविधान में लिखा हुआ है, लोकतंत्र का इमरजेंसी का पार्ट संविधान में लिखा हुआ है, पढ़ो आप जाके। छीन ली, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, उसकी स्वतंत्रता। अरे आप देखो अभी चुनाव आयोग का क्या किया आपने, चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर क्या किया संविधान संशोधन में? आप बोल रहे थे 22 में संविधान का संविधान संशोधन में क्या किया इन्होंने? चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंदर सामाजिक न्याय देने का काम किया, आर्थिक न्याय देने का काम किया, हमने बंधुत्व की भावना से काम किया, हमने एकता और अखंडता के लिए काम किया। इन्होंने 2 संविधान बना दिए, इन्होंने देश को बांट के 2 संविधान बना दिए, हमने उसको एकता और अखंडता को एक करने का काम किया। मिथुन जैन जी का मैं एक बार रुक करता हूं, उसके बाद फिर आशुतोष जी के पास जाऊंगा। मिथुन जैन जी, मैं एक बहुत मूल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत एक साधारण सा सवाल पूछना चाह रहा हूं। संविधान की जानकारी क्या सिर्फ राजनेताओं को, क्या सिर्फ जो लॉ पढ़ते हैं, लॉ के स्टूडेंट होते हैं, वकालत करते हैं, जजेस को ही होनी चाहिए? एक आम नागरिक को भी संविधान की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो इसलिए क्योंकि संविधान जैसे मुद्दे पर इस देश में राजनीति हो रही है। देश के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए संविधान क्या है, और संविधान को लेकर जो राजनीति की जा रही है, जो एक नया वोट बैंक बिगाड़ने और तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जनता जागरूक हो। क्या इंट्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए संविधान के विषय को स्कूलों में, कॉलेजों में? बहुत मूल सवाल है सर मेरा। मितुल जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा रविंद्र जी। देखिए, बिल्कुल मेरा मानना यह है कि संविधान जो है वो हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में, बल्कि 11th क्लास में जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, उनके ह्यूमैनिटीज जो बच्चे लेते हैं, उनको एक सब्जेक्ट भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के नाम से, एनसीईआरटी की बुक है जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई गई है। लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास है वो जो कि ह्यूमैनिटीज लेते हैं। तो जो साइंस पढ़ रहा है उसके लिए वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली संविधान है क्या? संविधान जो है वो जनता के मूल जो राइट्स हैं उनको बताता है और उनकी रक्षा करने का एक किताब है। अगर सिटीजन को ही नहीं पता होगा बिल्कुल कि उसके क्या राइट्स हैं, तो उसको वायलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है, संविधान का जो पहला पेज है उसमें ये लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रस्तावना वाला जो है जी, प्रस्तावना वाला जो पेज है उसमें ये लिखा है कि जो संविधान है वो देश के लोगों के द्वारा देश के लोगों को दिया गया है। तो किसी राजनेता और किसी पार्लियामेंटेरियन ने नहीं दिया है। वो सिर्फ अब एक सवाल आशुतोष जी लास्ट में आपसे, ये संविधान का मुद्दा हमारे राजनेता कब तक जिंदा रखेंगे, कब तक, या ये यूं कहें कि अजर अमर है विषय हमारे देश की राजनीति में?
हेमंत जी, देखिए, अजर और अमर राजनीति में कोई भी मुद्दा नहीं होता है, लेकिन भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के हाथ में अंबेडकर के नाम पर, संविधान संशोधन के नाम पर एक ऐसा मुद्दा हाथ लगाए जिसको कि वो शायद अभी नहीं छोड़ना चाहेगी जब तक कि एक बड़ा मुद्दा भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस को नहीं मिलता है। चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आज हमारे साथ शामिल हुए, अपने तरीके से सबने बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 5 का प्रहार में